यानी कि कोर्ट में जो काम करते हैं, वसीयत वगैरह लिखने वाले होते हैं ना, वो उनका यही काम होता है कि वो मतलब लिख करके देते हैं कि वसीयत कैसे बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, तो उसके तौर तरीके उनको पता होते हैं। हालांकि ये लॉ से संबंधित विषय है, लेकिन वो लिखने का काम, हालांकि वो भी बुद्ध का है, बट फिर भी वसीयत से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो वो यहाँ पर आ जाता है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से पंचम ये अष्टम भाव में हमारे और क्या क्या सब्जेक्ट आ जाएंगे, इतिहास आ जाएगा इसमें, क्योंकि पुरानी चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर इतिहास आ जाता है, इतिहास सब्जेक्ट। और ये जियोलॉजी, ये तो जूलॉजी है, जोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी है, ये जियोलॉजी यहाँ पर आती है, GEOLOGY, ये जियोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता है इसमें। और इसी तरीके से पंचम भाव में ये यहाँ पर योग की पढ़ाई करनी हो किसी को, तंत्र मंत्र की पढ़ाई करनी हो तो ये सब यहाँ आएगा, तंत्र आ जाएगा, मंत्र आ जाएगा, योग आ जाएगा, आयुर्वेद आ जाएगा। और जो दूसरे वो है ना, मतलब अल्टरनेटिव थेरेपी जिनको बोलते हैं, यानी कि नॉट द मेडिकल लाइन बट तंत्र मंत्र योग और ऑकल्ट साइंस, OCULT, ऑकल्ट साइंस, SCIENCE, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, योग, आयुर्वेद में इसका रोल है। आयुर्वेद की पढ़ाई करनी हो किसी को तो वो यहाँ पर अष्टम भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति आयुर्वेद पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। तो अब हमने यहाँ से लिया कि हम पंचम भाव, छठे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव, ये खनिज पदार्थों की पढ़ाई, माइन इंजीनियरिंग, वो यहाँ से आती है। वसीयत, इतिहास की पढ़ाई, इतिहास, कई बच्चे होते हैं इतिहास में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से जियोलॉजी, जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं ना, फॉसिल्स, वो पुरातत्व में आ जाएगी। फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जो धरती के अंदर बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, या जैसे कि माइनिंग में आ जाएगा, हीरे की या कोयले की खानों में, उनमें जाते हैं अंदर और बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है। खंडहरों का जो रेनोवेशन होता है उसकी भी बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं। खंडहरों का हम रेनोवेशन करेंगे तो वो पढ़ाई भी, जो खंडहरों की पढ़ाई होती है, उसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ने में आता है तो वो हमारा यहाँ पर आता है। इसी तरह से PhD सब्जेक्ट, PhD मतलब किसी भी विषय में यदि किसी व्यक्ति को PhD करनी है तो हमें अष्टम भाव का रोल वहाँ देखना जरूरी है। मतलब उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि बाकी प्लैनेट का संबंध ना बन रहा हो, लेकिन उस समय विशेष पर हमारी अगर 8th लॉर्ड की दशा चल रही होगी तो जातक PhD प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, कैसे कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए हम ने यहाँ से तो सब देख लिया, तब तो हमारा 8th हाउस का कोई रिलेशन था नहीं, और फिर सवाल आया कि भाई मैं PhD करना चाहता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं दशा में या कहीं ना कहीं गोचर में हमारा संबंध फिर 8th हाउस से बनना ज़रूरी है, तब ही हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो बच्चे, आजकल तो ट्रेंड भी अलग है कि लोग इंजीनियरिंग करके मास्टर्स इन इंजीनियर नहीं करते, MS करने नहीं जाते, ज़्यादातर काफ़ी लोग MBA करने जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा टेक्निकल का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बने। क्योंकि जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है तो वो इंजीनियरिंग के काम से ऊपर उठ करके वो अल्टीमेटली मैनेजमेंट की तरफ ही जाते हैं, उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है हायर पोस्ट पे जाके। तो वहाँ पर भी हमको यही देखना होता है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, बेशक आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया या सिविल इंजीनियरिंग, वो तो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पर शुक्र का, राहु का, जुपिटर का, बुध का रोल आ जाए हमारा, और पंचम पंचमेश हो, उसमें से कोई लगन लग्नेश हो, तो हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। हमने अभी पहले भी बात करी थी कि राहु का रोल होता है और शुक्र का भी रोल होता है, क्योंकि शुक्र भी रंग बिरंगी खूबसूरत दुनिया है, तो ये कंप्यूटर की दुनिया तो है ही खूबसूरत, है ना, तो इसलिए तो यहाँ पर बन जाता है। तो अब जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए फिर उसको MBA करने की बात वो पूछने आते हैं, मान लीजिए, तो अब मान लीजिए उनका जो प्लैनेट अगर यहाँ बैठा है या तो उसकी दशा मिल जाए, क्योंकि जो प्लैनेट बैठा है अगर उसकी दशा मिली तो वो इस हाउस के रोल हमको रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से हम इसको मिला करके देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि 5th हाउस से हमें जो है क्या नाम है, साहित्य पढ़ने के लिए मिल सकता है। गायनोकोलॉजी के डॉक्टर बनना है अगर, तो उसमें, अब उसमें गायनोकोलॉजी के डॉक्टर बनने में तो फिर उसमें वापस शुक्र का रोल आ जाता है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्टिंग करने में भी, एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, फाइन आर्ट्स में, इसमें भी ज़्यादातर शुक्र बुध का रोल रहता है, क्योंकि बुध भी कमनीय है, सुंदर प्लैनेट है ना,
तो ये और स्किल भी होती है उसमें, कलाकारी होती है, स्मरण शक्ति, कलाकारों की स्मरण शक्ति अच्छी होनी जरूरी है। मान लीजिए कोई डायलॉग बोलने के लिए उनको कहा गया और स्मरण शक्ति अच्छी नहीं, तो वो करने लगेंगे, तो ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो हमारा बुद्ध भी बली होना अनिवार्य होता है, ठीक है। यही नहीं है कि खाली बस हमारा चेहरा ही सुंदर हो, हमें डायलॉग याद भी होने चाहिए और डायलॉग की डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर सेकंड हाउस का रोल देखा जाता है कि भाई हमारा फेस कैसा है, फेस पे हम एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ रोना है वहाँ पता चल रहा है कि हमारे चेहरे पर पता ही नहीं चल रहा है कि हम दुख में हैं या हमें रोना है, या हमें जहाँ खुशी दिखानी है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन अगर नहीं आ रहे हैं, या हमें आश्चर्यचकित होना, हमारी आंखें नहीं चौड़ी हो रही हैं, आंखें हमारी चुंदी चुंदी सी बंद बंद सी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम आश्चर्यचकित हैं। कई बार होता है ना, सीन आते ही आपको पता चल जाता है अरे ये तो आश्चर्यचकित है बंदा, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें फैली हुई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको, एक्टिंग कहाँ से आएगी? चेहरे से आएगी और वाणी से होती है। अब कुछ कलाकार तो होते हैं जो वाणी या डायलॉग के नाम पे ही इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि लोग फिर उनका चेहरा ही भूल जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि इनके वाणी भाव जो है बली होते हैं। वाणी भाव पे मान लीजिए जैसे अब कोई जेंट्स की कुंडली है, किसी कलाकार की है, हीरो की है क्या, तो अगर वाणी भाव का संबंध उनके जुपिटर से बनता है तो उनकी वाणी में एक गुरुत्व होता है। जुपिटर गुरु प्लेनेट है, तो भारी भारी भरकम, बेस जिसे बोलते हैं आज की भाषा में, वो होता है। तो जब भाषा या आपकी वाणी या आपका एक्सप्रेशन देने का तरीका और आपकी वाणी प्रभावशाली जब हो जाती है, तो फिर आप जो भी काम कर रहे होते हैं या जो भी एक्ट कर रहे होते हैं वो आपका मतलब उसका इम्प्रेशन पड़ता है ना। अब मान लीजिए बात, कोई सेना का अधिकारी बना हुआ है और मिमिया रहा है, तो क्या उसका इम्प्रेशन पड़ेगा? खराब पड़ेगा ना इम्प्रेशन, तो लगेगा कि अरे भैया इसे कहाँ बना दिया है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेना में जाना चाहते हैं, तो सेना में भी अगर यहाँ पर भी हमारे जो प्लैनेट सेना में जाने का रोल बना रहे हैं, अगर उसमें राहु का रोल है तो वायु सेना में जा सकते हैं, क्योंकि वायु कारक प्लैनेट है राहु हमारा, और ट्रैवलिंग भी कराता है ना। तो जो पायलट्स बनते हैं उनके राहु बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो जरूर रिलेशन बना रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए नेवी का हमारा योग बन रहा है, तो नेवी का योग बनेगा तो क्या पानी की राशियों में बन जाएगा, कर्क राशि में बन जाए, वृश्चिक राशि में बन जाए, मीन राशि में बन जाए, और प्लैनेट कौन होंगे? शुक्र होंगे और चंद्रमा होंगे। तो ये ज्योतिष में क्या होता है कि हमको मिलाना है चीज़ों को। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अरे अच्छे इस हाउस में हमारा मंगल बैठा तो उठो और LLB पढ़ लो। नहीं, हो सकता है कि वो मंगल आपको माइंड का डॉक्टर बनाने के लिए बैठा हुआ है, या वो कुछ और बनाने के लिए बैठा हुआ है। तो ऐसे अंधाधुंध नहीं हम कर सकते, हमें पूरा उसको देखना पड़ता है पूरा। इसीलिए ज्योतिष के जो सूत्र होते हैं कि भाई कौन ज्योतिष बन सकता है, तो सबसे पहले ऊहा पोह पटु शब्द आता है। हम लोगों ने शुरुआती दौर में जब बुक्स पढ़ी तो उन्होंने बताया कि जी ऊहा पोह पटु होना चाहिए। हमने कहा साहब ये क्या होता है? बोले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो जितने भी आपको पैरामीटर्स मिल रहे हैं उनमें आप देखिए कौन सा पैरामीटर बली है, कौन सा पैरामीटर वीक है, किस वक्त, जिस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ये विषय पढ़ें, उस वक्त हमको दशा कौन सी मिल जाएगी, कौन सा नक्षत्र हमारा उस वक्त एक्टिवेटेड रहेगा, कौन सा हाउस हमारा गोचर में एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम लोग आजकल नेट पे पढ़ के सोचते हैं कि हम एकदम सीख जाएंगे सब कुछ, तो वो थोड़ा मुश्किल है। आप नेट से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, नेट से पढ़ना अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, आराम से पढ़ने में आता है, हाथ में हर समय मोबाइल रहता है, देखना भी आसान है। लेकिन बुक्स बिना कंसल्ट करे हम किसी भी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तो शायद भटक जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट भी है, क्योंकि इससे बहुत गाइडेंस मिलती है। और अभी रिसेंटली एक कुंडली देखने में आई जिनका हमें कुछ भी नहीं पता था, और हॉरोस्कोप देख के, चूँकि मैं ये टॉपिक लेने वाली थी तो मैंने उनको बोला आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो क्या आपने, मतलब मैंने उनसे क्या सब्जेक्ट पूछा था, मैंने कहा आपने हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी। तो बोले मैंने मैकेनिकल और सिविल तो नहीं पढ़ी है, पर मैंने माइन इंजीनियरिंग पढ़ी है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल। हम दोनों ही पढ़ने के बाद हम माइन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो उनका मार्स और राहु जो है वो 5th लॉर्ड होकर के, और यहाँ पर मार्स बैठा हुआ था उनका, तो वही चतुर्थ भाव का, पंचम भाव का इनका रिलेशन बना। तो 4th और 5th का रिलेशन बनता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें से निकल के आते हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्लैनेट, कि वो प्लैनेट क्या है।
और वो प्लेनेट क्या है, लग्नेश का मित्र है नहीं है, मित्र राशि में जा रहा है, शत्रु राशि में जा रहा है, वो सारे पैरामीटर भी हमको लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से कई बार बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि साहब आपने D1 में तो इतनी गाथा बता दी, फिर D9 क्यों देखना है, या अगर D9 इतना इंपॉर्टेंट है तो D9 ही देख लें, फिर D1 क्यों देखना है। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर किसी ने हमसे पूछा जी ताजमहल कहाँ है, और हमने उसे बोल दिया कि ताजमहल इंडिया में है, भारत में है, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, ये सही है कि ताजमहल भारत में है। अब अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप पूछेंगे भाई भारत तो बहुत बड़ा है, इस भारत में ताजमहल कहाँ है? तो फिर सामने वाले ने बोल दिया साहब उत्तर प्रदेश में है। चलो आप सेटिस्फाइड हो गए, चले गए अपने रास्ते। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दो आंसर है पर दोनों सही हैं। लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसे घूमना ही है, तो कहेगा भाई उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, वहाँ तो 52 मंजिलें कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो फिर आपको बताया जाएगा कि साहब आगरा में है। और आगरा पहुंच के भी हो सकता है कि आपको किसी से पूछना पड़ जाए कि भैया ताजमहल का रास्ता बता दो हमें। तो अब ये क्या हुआ, ये पिन पॉइंट किया हमने धीरे धीरे। पहले हमने बृहद लेवल पे बताया कि भारतवर्ष के अंदर ताजमहल है, फिर एक छोटे एरिया में बता दिया कि साहब उत्तर प्रदेश में है, और फिर एक शहर को पिन पॉइंट कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर शहर में, इस जिले में, इस जगह पर ये लोकेटेड है। तो इसलिए ना महत्व तो सबका है। आप ऐसे रैंडम बता दो किसी को विदेश में जाके कि भैया आगरा में ताजमहल है, वो कहेगा जी आगरा क्या है, पागल खाना अथवा क्या? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि भारतवर्ष में कोई ऐसा कोई जगह है, शहर नाम, इस नाम का कोई शहर है। तो इसलिए चीज़ों को धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते हुए उसको समझेंगे और उनकी गहराई में जाएंगे, तो हमें सबका महत्व समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह से D1 जो है वो हमारा 30 डिग्री के अंदर है, D9 हमारा 3 डिग्रीज 20 मिनट का है, और उससे आगे भी फर्दर डिवीजन होते हैं जो बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताते हैं कि एक्चुअल में प्लैनेट किस राशि में किस जगह पर स्थित है। तो इसलिए किसी के भी महत्व को हम कम नहीं आंक सकते, सबका महत्व बराबर। तो अभी के लिए इतना रखते हैं और थर्ड वीडियो लेते हैं हम इसी सब्जेक्ट पे, जिसमें हमारे लास्ट के 4 हाउसेस हम लेंगे कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप 2-1 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पर मेरा तरीका यही है कि आप जो इसके जो मेन हमारे कारक हैं हाउसेस के, उनके साथ मिला के अगर आप देखेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये छिद्र है, गड्ढा है, 8th हाउस, ज़मीन के नीचे की चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड पढ़ाइयाँ, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट। इतिहास भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। कई लोग कहते भी है इतिहास क्यों पढ़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना? तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात नहीं होती है। इतिहास से हम नॉलेज गेन करते हैं। हिस्ट्री में अगर हमने कोई मिस्टेक करी है या कुछ अच्छा अचीव किया तो उससे हमको आगे फर्दर ज्ञान मिलता है और उससे हमें गाइडेंस मिलती है। तो इसलिए इतिहास को भी हम नकार नहीं सकते कि इतिहास में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। उसको पढ़ना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मतलब प्रतीत होगा भी, और उससे हमें लाभ भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।